अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं अपना 7th चैप्टर। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें देखना है कि ऑडिटिंग क्लाइंट्स एंड इंटरनल कंट्रोल के इंटरनल कंट्रोल कितना स्ट्रांग होता है जब हम क्लाइंट के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, अपना प्रोजेक्ट उसके साथ चला रहे होते हैं। तो बेसिकली आपके दो चैप्टर रह गए हैं जो आपको एज सुन एज पॉसिबल क्लियर कर दिए जाएंगे। एक जो चैप्टर है वो आपका ये है 7th चैप्टर है और इसके बाद 8th चैप्टर है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे रिमेनिंग जो 5 से 6 लेक्चर रहते हैं वो मैं आपको थर्सडे से पहले सारे लेक्चर जो हैं थर्सडे से पहले मतलब फ्राइडे तक कोशिश करूँगा कि आपको सारे लेक्चर प्रोवाइड हो जाएं, ताकि आपको 4-5 दिन मिल जाए तैयारी करने के लिए। बाकी तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 80% सिलेबस आपका क्लियर है, बस ये 2 चैप्टर रह गए हैं। और नेक्स्ट 3 जो लेक्चर होंगे आपके उसके अंदर आपको क्या मिलेगा कि ये इसी चैप्टर को हम क्लियर करेंगे, इसी के ही कुछ पोर्शन क्लियर करके हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। सो आपको ऑलरेडी चीज़ें बता दी गई हैं आपके मिड टर्म एग्जाम से रिलेटेड, जो आपको गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है। आपकी तैयारी आपको पता है कि पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट बेस पे डिपेंड कर रही है। आपको जितनी भी चीज़ें प्रिपेयर करनी है वो कॉन्सेप्चुअल करनी है, ताकि आप उसको मिड टर्म को अच्छे से सॉल्व कर पाओ। सो स्टार्ट करते हैं अभी अपना चैप्टर, और मैं कोशिश करूँगा कि एक दफ़ा रिपीट कर दूँ सारे चैप्टर को जब हम लास्ट पे पहुँचते हैं। तो बस स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है ऑडिटिंग अ क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल। क्लाइंट का जो इंटरनल कंट्रोल है, मतलब जो उसकी मैनेजमेंट है वो कितना स्ट्रांग है, उसकी ऑडिटिंग को हमें देखना होता है। उसके अंदर हम कैसे ऑडिटिंग कर सकते हैं, कैसे हम जो है अपने क्लाइंट के साथ इसको डील कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखे हुए चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कि ये जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर हमने सीखना क्या क्या है। अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, हम देखेंगे कि किस तरह से क्या नेचर होती है एक इंटरनल कंट्रोल के, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद डिसाइडिंग टू ऑडिट इंटरनल कंट्रोल और नॉट, कि हमें डिसाइड करना है कि हम इंटरनल कंट्रोल हमारा उस तरह से इफेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर जो हमारा क्लाइंट है उसका इंटरनल कंट्रोल किस तरह का है। फिगरिंग आउट वेदर कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग और वीक, हमें ये चीज़ एनालाइज करनी होती है कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितना इफेक्टिव है। तो जितना वो इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही हमें इस चीज़ में हेल्प होती है कि हमें जो क्वेश्चंस होते हैं, हमारी क्यूरीज होती हैं रिगार्डिंग हमारी ऑडिट प्रोसेस के लिए, तो वो हमें मिलने आसान हो जाते हैं, उसके लिए हमें हेल्प हो जाती है। और अगर जितना आपका वीक कंट्रोल सिस्टम होगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जितना वीक होगा उतनी ही हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है अपने प्रोसीजर के अंदर। उसके बाद वो कह रहे हैं जो हमने 5वीं चीज़ इसमें सीखनी है वो है टाइमिंग इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर, कि टाइमिंग हमें बताएगी कि इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर में हमें किस टाइम पे हमें इफेक्टिव रह सकता है और किस टाइम पे इफेक्टिव नहीं रहता, वो कंट्रोल सिस्टम का प्रोसीजर बताएगा हमें। सो स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहली चीज़ डिफाइनिंग इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल बेसिकली होता क्या है यहाँ पे हम वो देखेंगे। फॉर आवर पर्पस इन दिस चैप्टर, हमारे चैप्टर में पर्पस क्या है, अज्यूम यू आर ऑडिटिंग अ कंपनी। हम ये चीज़ लेके चलते हैं कि हम एक ऑडिटिंग कंपनी है वेयर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज बोर्ड मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल एम्प्लॉयज। तो बेसिकली आप लोगों ने एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमारा अपना कंट्रोल सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ वो कह रहे हैं कि हमने अज्यूम करना है यू आर ऑडिटिंग अ कंपनी, आप किसी एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो वहाँ पे डेफिनेटली बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, इंटरनल कंट्रोल एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। तो ये बेसिकली उनका क्या है, ये उनका एक कंट्रोल सिस्टम है जिसको हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का नाम देते हैं। तो हमें इसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर बनाना है कि हम किस तरह से जो अपना क्लाइंट है, जो कंपनी का CEO है उसने हमें काम दिया है और अब हमने उस कंपनी का ऑडिट करना है, और हमें देखना है कि उस कंपनी की मैनेजमेंट किस तरह की है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस तरह के हैं और एम्प्लॉयज़ किस तरह के हैं। हमें इसके ऊपर होमवर्क करना पड़ेगा। दे क्रिएट दी रूल्स टू इंश्योर, तो हमें कुछ चीज़ें क्लियर करनी पड़ती हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहला क्या है, रिलायबिलिटी ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले कंपनी में आपको पता है कि कौन होगा,
कंपनी में अकाउंटेंट्स होते हैं जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं, सो वो आपको हेल्प करेंगे कि वो कितने लायबल हैं, कितनी लाइबिलिटी है उनके काम के अंदर, उनका टाइम पीरियड कितना हो चुका है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी स्ट्रांग है। सो द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ हाउ द बिजनेस ऑपरेट्स, बिजनेस के प्रॉफिट स्ट्रक्चर को देख के, बिजनेस की गुडविल को देख के ये चीज़ें हमें पता चलेंगी कि बिजनेस कितना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो हमें जब भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखना है तो हमें कुछ चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा। लाइबिलिटी देखनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उसके बाद इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी बिजनेस जो वो कर रहे हैं उसकी, उसके बाद देखना पड़ेगा कि कंप्लेंट्स विद लॉज एंड रेगुलेशन सच आएगा फाइलिंग टैक्स रिटर्न। अब ये डिफॉल्टर तो नहीं है, जिस कंपनी की मैनेजमेंट से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं उनका इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे हैं, तो हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि उनकी स्टेटमेंट कितनी रिलायबल है, उनके बिजनेस के ऑपरेशंस कितने इफेक्टिव हैं और कितनी एफिशिएंसी है उसके अंदर। उसके बाद कितने वो कोई डिफॉल्टर तो नहीं है, उनके टैक्स रिटर्न से मसला तो नहीं है। तो ये 3-4 चीज़ें, मेंटेनिंग अ सेफ वर्क प्लेस। अब वो अपने एम्प्लॉयज़ को सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उनका काम इस तरह का है कि उनके लिए लाजमी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करें, एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट फ्रॉम एनी हैजर्ड्स बाय प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी ऑफ ऑपरेशंस। सो बेसिकली वो यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे पहले उनकी जो स्टेटमेंट है जो हमें शो की जा रही है, जो हमें दिखाई जा रही है, जिसका हमने ऑडिट करना है, तो वो रिलायबल होनी चाहिए। उसके बाद उनकी कंपनी के कितनी इफेक्टिवनेस अच्छी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए उसके काम के अंदर। अगर ये नहीं है तो वो एक वीक कंट्रोल सिस्टम को डिफाइन कर रहा है। इसी तरह से अगर और किसी तरह से डिफॉल्टर तो नहीं है, वो कंपनी ने कोई डेट तो नहीं पे करना, या फिर वो टैक्स रिटर्न टाइम पे करती है नहीं पे करती। ये चीज़ें जो है वो बताती हैं कि कंपनी कितनी उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना स्ट्रांग है, और अगर उसके एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं और लाइबिलिटी उनके अंदर है और वो काम अच्छे से करते, तो वो एक कंट्रोल स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डिफाइन करेंगे जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें नज़र आ जाएगा। सो ये 3-4 चीज़ें जो आपको बताती हैं कि आप किसी भी कंपनी का जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हो वो इंटरनली कितना स्ट्रांग है। आफ्टर दैट डिफाइनिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, वही चीज़ चल रही है रिगार्डलेस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस यू आर ऑडिटिंग। आप ये छोड़ दो कि आप किस टाइप के बिजनेस को ऑडिट कर रहे हो, यू लुक फॉर अ फ्यू मेजर हॉलमार्क्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आपको कुछ चीज़ें डीपली टच करनी होती हैं, डीपली उसको एनालाइज करना होता है, डीपली देखना होता है कि ये इनका जो सिस्टम है, जो इस कंपनी में बंदे काम कर रहे हैं, ये 4 चीज़ें इनकी कैसी चल रही हैं। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज, अब उन्होंने रेलिवेंट पर्सन को रेलिवेंट जॉब असाइन कर रखी है कि नहीं कर रखी। अगर तो उन्होंने किसी जानने वाले को, इस तरह के बंदे को जॉब असाइन कर रखी है जो कि बिल्कुल रेलिवेंट बनता है, तो इट मीन्स दैट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल वीक है और ये आगे चलने के काबिल नहीं है। यहाँ से पता चल जाएगा कंपनी कितनी स्ट्रांग है और उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना स्ट्रांग है। जितना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होगा उतनी ही कंपनी रिलायबल होगी और वो कम से कम उसकी गलतियाँ होंगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज, अगर ड्यूटीज जिसकी जो गलती है वो असाइन नहीं की गई, तो इट मीन्स दैट कि ये आगे जाके प्रॉब्लम होगी। रिटन जॉब डिस्क्रिप्शन, जो जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग बंदा हायर किया गया हुआ है। मतलब एक जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है कि उस पर्टिकुलर पर्सन की एज ये होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए बताई गई हुई हैं, वो उसको मीट कर रहा है। क्या ऐसा बंदा उन्होंने उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सेट किया हुआ है, और अगर उन्होंने ऐसा बंदा इस पर्टिकुलर जॉब के लिए सेट नहीं किया तो ये आपको बताएगा कि उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। वो बस ऐसे ही हायरिंग कर लेते हैं और इसी वजह से उनकी गलतियाँ ज़्यादा आ रही हैं। देन एस्टैब्लिश लेवल ऑफ अथॉरिटी फॉर परफॉर्मिंग सर्टन टास्क। अब कुछ खास टास्क के लिए क्या होता है, एक अथॉरिटी बनाई जाती है। डिफरेंट अथॉरिटी को डिफरेंट तरह के टास्क जो है ना वो सर्टन टास्क करने की ज़रूरत होती है कि मतलब आप ये पर्टिकुलर मैनेजर जो है इस तरह के डिसीजन ले सकता है, तो उसको इस तरह की अलाउ किए जाते हैं। तो देखना पड़ेगा कि जो आपने अथॉरिटी जो है लोगों को दी हुई है, मतलब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो डिफरेंट मिनिस्टर्स को
किसी खास पर्टिकुलर एरिया के अंदर कहते हैं कि आप ये डिसीजन ले सकते हैं, आपके पास ये अथॉरिटी है। सो इस तरह की अथॉरिटीज जो कंपनी में डिफरेंट लोगों को दी गई हुई हैं, क्या वो अथॉरिटी सही जगह सही चीज़ इस्तेमाल हो रही है, या फिर वो अथॉरिटी सही पर्टिकुलर पर्सन को रेलिवेंट तरीके से दी गई हुई है। सो ये चीज़ें देखनी होती हैं। अगर तो ये लेवल ऑफ अथॉरिटी अच्छी है और वो सर्टन टास्क के लिए बिल्कुल ठीक से काम कर रहे हैं, तो ये उनका स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल होगा। सो सबसे पहले हमें देखते हैं सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज, कि ड्यूटीज ठीक से डिफाइन की गई हैं, ड्यूटीज जिसकी जो बनती है उसको वो ड्यूटी दी गई है। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन, जिस तरह की जॉब बताई जा रही है उस तरह की जॉब के लिए बंदा हायर किया गया है। एंड उसके बाद लास्ट थर्ड पॉइंट है कि क्या सर्विस लेवल उनके जिसको पर्टिकुलर एक अथॉरिटी देनी है कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो वो ठीक से असाइन की गई है कि नहीं। उसके बाद पीरियोडिक मैनेजमेंट टेस्टिंग एंड रिव्यू। तो मैनेजमेंट को टेस्ट करने के लिए पीरियोडिकली हर 3 मंथ के बाद, हर 6 मंथ के बाद क्या ये लोग मैनेजमेंट को चेक करते हैं, उनके रिव्यू फॉर्म फिल करते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन सा मैनेजर किस तरह का काम कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसको क्या बोनसेस दिए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या पनिशमेंट की जा रही है अगर वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जब आप किसी भी ऑडिटिंग फर्म के साथ काम कर रहे होते हो, तो आपने ये चीज़ साइड पर रख देनी है कि वो ऑडिटिंग फर्म किस टाइप का बिजनेस कर रही है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मोस्ट ऑफ द कंपनीज का अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, मैनेजमेंट होती है, एम्प्लॉयज होते हैं, इस सारा कुछ होता है। तो उसके अंदर आप देखो कि सेपरेशन ऑफ ड्यूटी किस तरह से की गई हुई है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन बताई गई हुई है वो रिटन जॉब डिस्क्रिप्शन जो वो ठीक से है कि नहीं है। उसके बाद इस्टेब्लिश लेवल ऑफ अथॉरिटी इन परफॉर्मिंग, और जो एक स्पेशल अथॉरिटी दी गई है लोगों को काम करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, वो उसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। और पीरियोडिकली ये लोग टेस्टिंग करते हैं, रिव्यू लेते हैं मैनेजमेंट का, उनके काम का एंड ऑल दैट। तो ये चीज़ें आपको बताएंगी कि उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना स्ट्रांग है। उसके बाद here are the 5 components of internal control system। यहाँ पे 5 उन्होंने कंपोनेंट्स बता दिए आपको, जो कि क्या है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर होते हैं। कंट्रोल इन्वायरमेंट, कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब होता है जैसे कि हम बैंक में जाते हैं, ठीक है, तो आप देखते हो कि हर बंदा जो है एक एनवायरनमेंट में काम कर रहा होता है। एनवायरनमेंट मतलब कि एक स्पेसिफिक ड्रेसिंग, एक स्पेसिफिक टॉकिंग स्टाइल, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ऑन करके बैठे होते हैं, उस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। तो एक कंट्रोल इन्वायरनमेंट जो है, एक कंट्रोल इन्वायरनमेंट वो कंपनी जो है फॉलो कर रही है। अगर वो इस तरह का कंट्रोल एनवायरनमेंट फॉलो कर रही है तो इट मीन्स दैट कि पहला वाला फैक्टर जो पहला कंपोनेंट है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का वो स्ट्रॉन्ग है उनका। अगर वो एनवायरनमेंट कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर काम नहीं कर रहे तो इट मीन्स दैट कि वो पहला वाला फैक्टर उनका कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है। रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट हम कैसे देख सकते हैं कि आपको पता है जितना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होगा उतना ही रिस्क का फैक्टर ज़्यादा होगा। मतलब एक पर्सन को रेलिवेंट जगह पे लगाया ही नहीं गया, उस पर्सन की एक पर्टिकुलर जॉब बनती है, जॉब डिस्क्रिप्शन बनती है, उसको एक पर्टिकुलर जॉब पे लगाना चाहिए, अगर उसको उस जगह पे नहीं लगाया गया इट मीन्स दैट वो हमें क्या बता रहा है कि ये रिस्क को इंक्रीज करेंगे, रिस्क को बढ़ाएंगे, और जितने भी चीज़ें हैं वो इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, रिस्क में लेके जाएंगे। कंट्रोल एक्टिविटीज़, कंट्रोल एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि आपका जो मैनेजमेंट होती है, जो हायर मैनेजमेंट होती है, उसका लोअर मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल होता है कि वो जो भी काम करते हैं, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जिस तरह का भी काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर उनका कंट्रोल होता है। वो पूरी एक्टिविटीज़ को एनालाइज कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, डीपली डिस्कस कर रहे होते हैं, उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर किसी ने ठीक से काम नहीं किया तो उसकी उस पर पनिशमेंट डिज़ाइन की हुई होती है, उसकी सैलरी के अंदर कटौती होती है, किसी फॉर्म में भी वो पनिशमेंट कर सकते हैं। सो कंट्रोल एक्टिविटीज़ कि आपका एक्टिविटीज़ के ऊपर कितना कंट्रोल है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, कि आपको कोई रेलिवेंट जो चीज़ है जो आपको पता चल गई है, जो इस पर्टिकुलर पर्सन को बताना लाजमी है कंपनी के अंदर, और आप वो होल्ड करके बैठ जाते हो, आप वो कम्युनिकेट नहीं करते, वो इन्फॉर्मेशन उससे बताते नहीं हो, उससे डिस्कस नहीं करते। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो, जिसके उसको हेल्प कर सकती है आगे जाने में किसी फॉर्म के अंदर भी। सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, जिसमें क्या होता है कि आप
कि कंपनी जो है ये चीज़ शो करती है कि हमारा इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि लोग जो भी अच्छी चीज़ सीखते हैं, जो भी अच्छी चीज़ करते हैं, तो वो एक रेलिवेंट पर्सन को जिससे उसको फ़ायदा हो सकता है उसको शेयर करते हैं, उसके कम्युनिकेट करते हैं, उसको फर्दर डील करते हैं। तो हमारा इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट पर्सन को देना होती है वो दी जाती है ताकि उसके लिए वो प्री एक्टिव हो जाए। सो मॉनिटरिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी कंपनी के अंदर, इंटरनल कंट्रोल के अंदर काम को मॉनिटर किस तरह से किया जाता है। जो आपका काम चल रहा है उसको कौन से बैलेंसेस के अंदर, कौन से पैरामीटर्स के अंदर मॉनिटर किया जाता है और उसको किस तरह से आगे प्रोसीड किया जाता है। सो ये 5 मेन कंपोनेंट्स उन्होंने बताए हैं। एक सबसे पहला है कंट्रोल एनवायरनमेंट, कि आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो वो कितना कंट्रोलेबल है, कितना आप लोगों का मैनेजमेंट का कितना, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज होते हैं उनका जो है उनका हाथ थोड़ा भारी होता है कि इस सेंस में कि वो बात नहीं मानते। तो मैनेजमेंट का कितना स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कि वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और लोगों को से काम भी करवाते हैं। बेसिकली हमें पता है कि मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि लोगों से काम करवाना। तो कितना स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट है जिसमें वो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट बनाते हैं, लोगों से काम करवाते हैं। रिस्क असेसमेंट, रिस्क को असेस कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं और खुद के लिए भी रिस्क नहीं बन रहे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे। और कंट्रोल एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ कंपनी में परफॉर्म की जा रही हैं, कंपनी में की जा रही हैं, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, उसको एक कंट्रोल सिस्टम के थ्रू एक्टिविटीज़ को चेक किया जाता है और उसके ऊपर कंट्रोल सिस्टम यानी कि पूरा का पूरा एक काम कर रहा होता है। आफ्टर दैट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, जो भी आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो आप क्या करते हो, वो कम्युनिकेट करते हो किससे, उस रेलिवेंट पर्सन से, उस रेलिवेंट बंदे से जिसको इसकी ज़रूरत होती है, जिसके लिए इंफॉर्मेशन बहुत लाजमी है। सो उसके बाद है मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट का सारे काम के ऊपर उसकी मॉनिटरिंग किस तरह की है, उनका चेक एंड बैलेंस किस तरह का है, वो कितने स्ट्रॉन्ग है अपने उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली घुमा फिर आके सारे पॉइंट्स यही बता रहे हैं कि कंट्रोल इन्वायरमेंट, एक सबसे पहला कंट्रोल इन्वायरमेंट कितना, रिस्क असेसमेंट कितना कम है, कंट्रोल एक्टिविटीज़ किस तरह की हैं, एक्टिविटीज़ के ऊपर जितने लोग काम कर रहे हैं उन एक्टिविटीज़ पे हमारा कंट्रोल है कि नहीं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का सिस्टम वहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं, मॉनिटरिंग किस तरह की हो रही है, मॉनिटर किया जा रहा है टाइमली कि नहीं, ये सारा कुछ इन्हीं के 5 फैक्टर्स हमें बताते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डिफाइन करते हैं। इसके बाद वो आगे बता रहे हैं डिटरमिन व्हेन यू नीड टू ऑडिट इंटरनल कंट्रोल। जब आप इंटरनल कंट्रोल का ऑडिट करना चाहते हो, आपने बेसिकली ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा लोगों का भी करना होता है, लोगों को बताना होता है कि ये इस पर्टिकुलर जॉब के लिए बंदा ठीक नहीं है और आपने इसको जहाँ पे लगा रखा है ये आपके लिए सबसे बड़ा लॉस है। इन एवरी ऑडिट यू मस्ट गेट एट लीस्ट प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल। तो जब भी आप किसी का ऑडिट करने जाते हो, जब भी किसी कंपनी का ऑडिट स्टार्ट करने वाले होते हो, तो आपके लिए ये लाजमी है कि आप सबसे पहले उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करो कि वो कितना इफेक्टिव है। और हम पीछे अभी यही चीज़ पढ़ के आए हैं कि कैसे हम किसी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं दैट अफेक्ट ईच बिजनेस एंड फाइनेंशियल प्रोसेस। सो आपको पता चल जाएगा कि उनकी फाइनेंशियल सिस्टम किस तरह का चल रहा है। आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करके अंदाजा हो जाएगा कि हमारा जो काम है कितना आसान होने वाला है, कितना मुश्किल होने वाला है। कि वो उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, जितना जो हम पीछे पॉइंट्स पढ़ के हैं जितने स्ट्रांग होंगे, मॉनिटरिंग होगी, कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग होगी, तो उसमें क्या होगा, फ़ायदा हमें ये होगा कि हमें चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी, गलतियाँ कम से कम निकलेंगी, मिस्टेक्स कम से कम निकलेंगी, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट बनने में आसानी होगी। आफ्टर दैट, आफ्टर गेनिंग द प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग, जब हम ये ले लेते हैं, यू मे डिसाइड नॉट टू कंडक्ट अ फुल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल। इसके बाद आपको डिसाइड करना होता है कि आप लोगों का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से हमें बहुत मसला होगा। यू मे डिसाइड इंस्टेड दैट यू नीड टू टेस्ट एवरी ट्रांजेक्शन दैट अकर ड्यूरिंग द ईयर अंडर ऑडिट। सो जितना इंटरनल ऑडिट जो है वो वीकर होता है, उतना ही आप दिमाग बना लो कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस कंपनी के ऊपर, क्योंकि गलतियाँ जितनी ही गलतियाँ होने के चांस ज़्यादा, उतनी ही मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा है। सो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी ऑडिट करते हुए कि आपको हर एक चीज़ को, हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को थारोली स्टडी करना पड़ेगा, शुरू से लेकर आना पड़ेगा और
सो पहले अगर आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्गर है तो आपको ये एक एज मिल जाएगा कि आपको गलतियाँ कम मिलेंगी, टाइम पे ये काम हो सकता है, जो भी पर्टिकुलर टाइम बताया गया है। व्हेन यू ऑडिट इंटरनल कंट्रोल यूज अ कंट्रोल स्ट्रेटजी। अब उसके लिए आप एक स्ट्रेटजी बनाते हो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिए कि एक वीकर के लिए एक डिफरेंट स्ट्रेटजी बनेगी और स्ट्रॉन्गर के लिए एक डिफरेंट स्ट्रेटजी होगी। एंड व्हेन डू यू फॉरगेट दैट ऑडिट एंड टेस्ट एवरी करेक्शन यूज अ सब्सटेंटिव स्ट्रेटजी। अब सब्सटेंटिव स्ट्रेटजी आप यूज करते हो जिसके अंदर आप हर ये बेसिकली क्या होता है, सब्सटेंटिव स्ट्रेटजी क्या है कि आप हर ट्रांजेक्शन को, ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन को आप क्या कर रहे होते हो, आप थारोली चेक कर रहे होते हो, शुरू से चेक कर रहे होते हो। इसको हम सब्सटेंटिव स्ट्रेटजी कहते हैं। दिस एक्शन शोज यू हाउ टू मेक द दैट डिसीजंस। ये आपको बताएगा कि आपने डिसीजन बेसिकली लेना है किस तरह से और किसकी बेस के ऊपर लेना। ये आपकी सारी बेस बनेगी जो आपने स्टडी किया उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। आफ्टर दैट इफ कंट्रोल रिस्क इज हाई, कंट्रोल रिस्क हाई होने का मतलब क्या है कि उनका कंट्रोल सिस्टम जो है वो वीकर है, ठीक है, वो वीक कंट्रोल सिस्टम है। यू हैव टू कंडक्ट योर ऑडिट वेरी केयरफुली। तो आपको बड़े ध्यान से ऑडिट करना पड़ेगा। आपको पहले मैंने बता दिया कि अगर तो उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपके काम के अंदर। यू कॉन्ट प्लेस अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन द इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट्स गिव्स यू। तो आप ये अपना दिमाग बना लें, आपका क्लाइंट आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। सो बाय डूइंग सो यू इफेक्टिवली दैट हेल्प योर audit of internal control these specific areas, but you have already known that the approach that audit। तो आपको एक अप्रोच बनानी है, एक अप्रोच सेट करनी है जिसके ऊपर आप क्या करेंगे, उसको ऑडिट करेंगे कि बेसिकली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एनालाइज करने के बाद, चेक करने के बाद एक माइंड सेट होता है। माइंड सेट वो इस तरह का होता है कि मुझे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और मुझे इसके अंदर ही काम करना पड़ेगा जो मुझे मिनिमम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यू आर गोइंग टू यूज एन ऑडिट अप्रोच कॉल्ड सब्सटेंटिव स्ट्रेटजी। जब आपको लेस इन्फॉर्मेशन मिलनी होती है तो हम सब्सटेंटिव स्ट्रेटजी यूज करते हैं, ठीक है। जब आपको पता होता है कि आपको आपके क्लाइंट से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो आप सब्सटेंटिव स्ट्रेटजी यूज करते हैं एंड यू डू नॉट लॉट ऑफ सब्सटेंटिव टेस्टिंग टू स्पॉट इट। Substantive testing occur when you test not only the balance of the client's financial statement account but their details as well। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप सिर्फ उसके अकाउंट्स को सब्सटेंटिव स्ट्रेटजी के अंदर या टेस्टिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि आप उसके सिर्फ बैलेंसेस को नहीं देखते, आप उसके अकाउंट्स की डिटेल को भी एज वेल क्या करते हैं, डिटेल से उसको चेक करते हैं, उसके ऊपर अपनी रिमार्क्स देते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली अप्रोच बना रहे हैं कि हमें कौन सी अप्रोच फॉलो करना पड़ेगी। देन अदर अप्रोच टू एन ऑडिट इज कॉल्ड, अब एक और कंट्रोल सिस्टम में एक और ऑडिट का अप्रोच होती है जिसे हम कहते हैं टेस्टिंग स्ट्रेटजी, कंट्रोल टेस्टिंग स्ट्रेटजी। व्हेन यू यूज कंट्रोल टेस्टिंग, जब आप ये चीज यूज करते हो, यू डू नॉट थॉरो ऑडिट ऑफ अ क्लाइंट इंटरनल कंट्रोल एज यू कैन लिमिट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंटिव टेस्टिंग यू हैव टू डू। कि मतलब इसमें आप क्या करते हो कि आप होल के ऊपर नहीं करते, सबके ऊपर नहीं आप एनालिसिस करते। आप एक टेस्टिंग के लिए आप थोड़े से बंदों के ऊपर ही टेस्ट करते हो, बाकियों को उसकी अजम्पशन बना के काम कर लेते हो। मतलब 100 बंदे, आपने 5 को बुला लिया, 5 से क्वेश्चन आंसर्स किए और उसके बेस के ऊपर वही 100 को डिज़ाइन कर दिया, बता दिया कि यही हम आगे लेके चलेंगे, ये वाली टेस्टिंग अप्रोच हम यूज़ करेंगे। कि मतलब 100 के 100 बंदों के ऊपर नहीं किया जाता, कोई पर्टिकुलर 5 या 10 बंदों के ऊपर टेस्टिंग की जाती है और उसको उस रिजल्ट्स को हम एज अ होल लेके चलते हैं। इफ यू फाइंड दैट इंटरनल कंट्रोल आर स्ट्रॉन्ग इन सम डिपार्टमेंट्स, अगर वो इंटरनल, अब वो टेस्टिंग कहाँ पे आती है, ये वाली टेस्टिंग कंट्रोल टेस्टिंग स्ट्रेटजी कहाँ पे अप्लाई होती है, कहाँ आपको हेल्प करती है, जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब कि देखो कि इनका 100 बंदे 100 के 100 बंदे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो हमें सबके ऊपर सबसे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। हम कुछ पर्टिकुलर बंदों से क्वेश्चन करते हैं और उन पर्टिकुलर बंदे से क्वेश्चन करके बाकियों को ही इसको जूम कर लेंगे कि बाकियों का भी यही आंसर होगा, कि वो उनका कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, वो अपने मैनेजमेंट को अच्छे से जवाब देते हैं। तो ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी इस टेस्टिंग के अंदर। कंट्रोल टेस्टिंग स्ट्रेटजी इज ऑल्सो नोन एज द रिलायंस स्ट्रेटजी, हम इसको रिलायंस स्ट्रेटजी भी कहते हैं, स्ट्रेटजी भी कहते हैं। रेफरिंग टू द फैक्ट दैट यू अटेम्प्ट लिमिट योर सब्सटेंटिव टेस्टिंग रिलाई टू डिग्री ऑन क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल। तो
तो वो उसी बात को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसको बेसिकली कहते क्या है और वो क्यों ये टेस्टिंग जो कंट्रोल टेस्टिंग स्ट्रेटजी यूज की जाती है जब आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होता है। सेटिंग कंट्रोल रिस्क एट द मैक्सिमम 100%। अब वो क्या कह रहे हैं, कंट्रोल रिस्क हम 100% रखते हैं, मीन्स दैट यू थिंक दैट द इंटरनल कंट्रोल इज प्लेस डज नॉट रिलेट इन द मैनेजमेंट सेशन इज नॉट लाइकली टू बी इफेक्टिव। तो आपने रिस्क फैक्टर को 100% रखना है कि मतलब कि यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो स्ट्रांग नहीं है, तो हम रिस्क फैक्टर जो है 100% लेके चल रहे होते हैं। सो होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे जो है फिगरिंग आउट विच स्ट्रेटजी इज बेस्ट, आगे हम देखेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट है, कौन सी स्ट्रेटजी हमें यूज़ करनी चाहिए, और ये हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट करने की। अभी जो हमने पढ़ा होप सो आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चंस के लिए अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हैं तो आप पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा जब इस चैप्टर का लास्ट वाला पोर्शन जब क्लियर करूंगा तो उसके बाद आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक दफ़ा अगर भी दे दूंगा, उसको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, सारे एक दफ़ा दोबारा डील कर लूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, ताकि हम उस सारे लेक्चर के अंदर लिंक कर पाएँ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।